पुराने जमाने की बात है। एक नौजवान लंबे सफर पर निकला हुआ था। जब आधे रास्ते तक पहुंचा तो रात हो चुकी थी और उसे मजबूरन एक छोटे से कस्बे की सराय में रुकना पड़ा। यह सराय बहुत साधारण थी, लेकिन सफर की थकान को देखते हुए वही उसके लिए काफी थी। संयोग से उसी सराय में एक बूढ़ा शख्स भी ठहरा हुआ था, जो उसी गांव चांदनगर में जा रहा था, जहां वह नौजवान भी जाना चाहता था। उस दौर में लोग अधिकतर सफर पैदल या बैलगाड़ियों से किया करते थे और रास्ते में पड़ाव डालना आम बात थी। खाने के समय दोनों की मुलाकात हुई। बातचीत के दौरान बूढ़े शख्स को यह जानकर हैरानी और खुशी हुई कि नौजवान भी उसी गांव जा रहा है जहां उसका अपना घर है। नौजवान ने बताया कि वह चांदनगर में अब्दुल कदीर नामी एक शख्स से मिलने जा रहा है। यह सुनकर बूढ़ा आदमी और भी खुश हो गया और बोला, बरखुरदार, तुम भी चांदनगर जा रहे हो और मैं तो वहीं का रहने वाला हूं। क्यों ना हम ये सफर एक साथ तय करें। नौजवान ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, बुजुर्गवार, जब सफर भी एक है और मंजिल भी एक, तो साथ चलना ही बेहतर होगा। दोनों ने वह रात बातचीत और खुशगपियों में बिताई और अगली सुबह जल्दी उठकर नाश्ता किया। फिर वे बाजार गए और रास्ते के लिए खाने पीने का सामान खरीदा। इसके बाद दोनों सफर पर रवाना हो गए। सफर पर निकलने से पहले नौजवान ने चलते चलते अचानक कहा, बुजुर्गवार, मेरी एक बात सुनिए। बूढ़ा चौंक गया और बोला, क्या बात है बरखुरदार? नौजवान ने विनम्रता से कहा, अगर आप मेरे हमसफर बनना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। यह सुनकर बूढ़ा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और बोला, कैसी शर्त? नौजवान हल्की मुस्कान के साथ बोला, सफर के दौरान मैं जो अमल भी करूं, जो कुछ भी करूं, आप मुझसे उस पर कोई सवाल नहीं करेंगे, न हैरानी जताएंगे और न ही कोई तजस्सुस, जिज्ञासा रखेंगे। बूढ़ा यह सुनकर कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है मियां, मगर वगर कुछ नहीं बुजुर्गवार। नौजवान ने बात काटते हुए कहा, अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर है तभी मैं आपका हमसफर बनूंगा। बूढ़ा सोच में पड़ गया, लेकिन फिर सिर हिलाकर राजी हो गया। दोनों पैदल सफर करते हुए जंगलों और रास्तों से गुजरने लगे। चलते चलते दोपहर हो गई और थकान हावी होने लगी। दोनों ने तय किया कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। उन्होंने एक घना और सायेदार दरख्त देखा और उसी के नीचे बैठ गए। अब भूख भी शिद्दत से लग रही थी। दोनों ने अपना अपना खाना निकाला। बूढ़ा बोला, चलो भाई मियां, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करें। लेकिन नौजवान ने हाथ उठाते हुए कहा, बुजुर्गवार, जरा ठहरिए। बूढ़ा हैरान होकर बोला, अरे अब क्या हुआ? नौजवान मुस्कुराया और बोला, बस जरा रुकिए। यह कहकर उसने अपने सामान में से एक छतरी निकाली और उसे खोल लिया। उसने बाएं हाथ में छतरी को पकड़ा और दाएं हाथ से खाना शुरू कर दिया। बूढ़ा उसे देखकर हैरान रह गया। सोचने लगा कि यह कैसा अजीब शख्स है। हम तो इस घने और ठंडे साए में बैठे हैं, फिर यह क्यों छतरी खोलकर बैठ गया? वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसे नौजवान की शर्त याद आ गई, मगर बुजुर्ग अपनी जुबान पर काबू न रख सके। चारों नाचार उन्होंने सर झटकते हुए आखिरकार पूछ ही लिया, अरे मियां, हम तो एक सायादार दरख्त के नीचे बैठे हैं, फिर छतरी खोलने का क्या मतलब है? नौजवान ने उसकी ओर देखा और गंभीर लहजे में कहा, बुजुर्गवार, आपने मुझसे वादा किया था कि सफर के दौरान आप मुझसे किसी भी बात पर सवाल नहीं करेंगे, लिहाजा अब आपके और मेरे रास्ते जुदा हैं। बूढ़े ने देखा कि नौजवान नाराज हो गया है तो फौरन घबराकर बोला, अरे अरे मियां, मुझसे गलती हो गई। तुम बेशक इस सवाल का जवाब मत दो, मगर अब वादा करता हूं कि आइंदा कोई सवाल नहीं करूंगा। नौजवान ने उसे घूर कर देखा। कुछ पल यूं ही खामोश रहा, फिर बिना कुछ बोले खाना खाने लगा। बूढ़ा भी चुपचाप खाना खाने लगा। नौजवान के बाएं हाथ में अब भी वह खुली हुई छतरी थी, जबकि वह दाएं हाथ से रोटी खा रहा था। बूढ़े ने भी कोई और सवाल नहीं किया। दोनों छतरी के साए में बैठे खाना खाते रहे। जब दोनों ने खाना खत्म कर लिया तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। नौजवान ने छतरी बंद की और उसे अपने सामान में रख दिया। दरख्त के नीचे कुछ देर आराम करने के बाद दोनों फिर से अपने सफर पर निकल पड़े। पैदल सफर करते करते शाम हो गई। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। रात की स्याही में अब रास्ता ठीक से दिखना भी बंद हो गया था। जंगल का इलाका था, जहां किसी भी वक्त कोई जानवर, सांप या बिच्छू हमला कर सकता था। ऐसे में दोनों ने तय किया कि बेहतर यही होगा कि यहीं रुक जाएं और रात इसी जगह गुजार ली जाए। सफर की थकान ने बूढ़े को अधमुआ कर दिया था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसकी मोटी सी जड़ के साथ पीठ टिका दी। उसने थके हुए लहजे में कहा, चलो मियां,
तुम भी इसी तने के साथ टेक लगाकर बैठ जाओ, थोड़ी देर आराम कर लेंगे। जब थकावट उतर जाएगी तब सफर फिर से शुरू कर लेंगे। मगर नौजवान ने सिर हिलाते हुए कहा, बड़े मियाँ, ऐसे नहीं। बूढ़ा हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा। तो फिर कैसे मियाँ? नौजवान बोला, हमें ऐसा कोई पेड़ ढूंढना होगा जिसकी मोटी टहनी हो, इतनी चौड़ी कि हम दोनों का वजन उठा सके, और उसका तना ऐसा हो जिस पर हम दोनों आराम से लेट सकें। तभी तो रात आराम से गुजरेगी। बूढ़ा बहुत हैरान हुआ। वह अभी यह पूछने ही वाला था कि मियाँ, किसी दरख्त पर ही क्यों? लेकिन उसे अपना वादा याद आ गया और खामोशी ओढ़ ली। बेचारा मन ही मन कुड़कुड़ाता रहा। नौजवान ने उसे एक पेड़ के नीचे बैठा दिया और खुद एक ऐसे मजबूत दरख्त की तलाश में निकल गया जिस पर वे दोनों चढ़कर रात आराम से बिता सकें। बूढ़ा वहीं बैठा सोचता रहा, क्या यह शख्स कोई अक्लमंद है या दीवाना? हम कोई बंदर हैं क्या जो किसी दरख्त पर चढ़कर सोएं? मगर फिर भी वह खामोश रहा, क्योंकि अब सवाल करना मना था। काफी देर तक नौजवान जंगल में इधर उधर भटकता रहा और आखिरकार उसे एक मजबूत, तनावर, घना पेड़ मिल ही गया जिसकी शाखें इतनी चौड़ी थीं कि दोनों उस पर सुरक्षित बैठ सकते थे। वह जल्दी जल्दी वापस आया और बोला, चलिए बड़े मियाँ, इस दरख्त पर चढ़ते हैं। बूढ़ा कुछ सख्त लहजे में बोला, अरे मियाँ, तुम भी कमाल करते हो। तुम तो जवान हो, आराम से चढ़ जाओगे। मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ, नादवा हूँ, मेरे लिए पेड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। नौजवान मुस्कुराया और बोला, बड़े मियाँ, मैं आपकी मदद करूंगा। बूढ़ा थोड़ी बेजारी से बोला, क्या जरूरी है इस दरख्त पर चढ़ना? तुम चढ़कर अपनी रात गुजार लो, मैं नीचे कहीं लेट जाता हूं। मगर नौजवान ने याद दिलाया, आपने मुझसे वादा किया था कि सफर के दौरान कोई सवाल नहीं करेंगे और ना बहस करेंगे। चलिए, मैं आपकी मदद करता हूं। अब बूढ़ा समझ गया कि यह नौजवान बहुत ही जिद्दी है और उसकी बात न मानने से बात बिगड़ सकती है। लाचार होकर वह राजी हो गया। नौजवान ने बड़े इत्मीनान से बूढ़े को सहारा दिया और किसी तरह उसे दरख्त पर चढ़ा दिया। उसके बाद खुद भी उसी पेड़ पर चढ़ गया। दोनों पेड़ की मोटी शाखा पर तने के सहारे बैठ गए। बूढ़ा भीतर ही भीतर झुंझला रहा था, मगर अब बोल नहीं सकता था। रात धीरे धीरे गहराने लगी। बूढ़ा तो थकावट के मारे जल्दी ही सो गया, लेकिन नौजवान सतर्क होकर सो रहा था। रात भर नौजवान चौंकन्ना रहा। जरा सी आहट पर उसकी आंख खुल जाती। कई बार तो उसने दरख्त से नीचे झांककर भी देखा। कभी वह हल्की सी झपकी लेता तो कभी किसी खड़खड़ाहट पर जाग उठता। इसी तरह आधी नींद और आधे जागते हालात में उसकी रात गुजरती रही। फिर धीरे धीरे सुबह का उजाला फैलने लगा। नौजवान ने आंखें खोली, गहरी सांस ली और फिर बड़े मियाँ को भी धीरे से जगा दिया। दोनों दरख्त से नीचे उतरे। नौजवान ने नीचे उतरने में भी बूढ़े की मदद की। जमीन पर बैठकर उन्होंने बीते रोज की बची खुची रोटियां खाईं और फिर दोबारा अपने सफर पर निकल पड़े। काफी देर तक पैदल चलने के बाद एक नदी सामने आ गई। नदी देखकर नौजवान ने उस जगह की तलाश शुरू कर दी जहां पानी कुछ कम गहराई वाला और चौड़ाई में कम हो, ताकि उसे आसानी से पार किया जा सके। थोड़ी देर की खोज के बाद उसे ऐसी जगह मिल ही गई जहां नदी अपेक्षाकृत संकरी थी। वह मुड़कर बोला, चलिए बड़े मियाँ, अब हमें पैदल ही इस नदी को पार करना है, क्योंकि यहां कोई पुल नहीं है। बूढ़ा झट से तैयार हो गया। ठीक है मियाँ, चलिए। नौजवान तुरंत आगे बढ़ गया। बूढ़े ने अपने दोनों जूते उतारे और उन्हें बगल में दबाकर नौजवान के पीछे चल पड़ा। मगर नौजवान ने अपने नए चमकदार जूतों के साथ ही नदी में कदम रख दिया। बूढ़ा हैरत में पड़ गया। ये कैसा बेवकूफ है, अपने नए जूते पानी में डाल दिए। मगर वादे के मुताबिक उसने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन अफसोस करता रहा कि कैसे बदतमीज और नासमझ नौजवान के साथ सफर करना पड़ रहा है। जब नदी पार हो गई तो बूढ़े ने तुरंत अपने जूते निकालकर पहने और तंजिया नजरों से नौजवान के भीगे जूतों की तरफ देखा। मगर नौजवान पर जैसे कोई असर नहीं हुआ। वह तो चुपचाप आगे बढ़ता रहा, मानो जूतों की कोई अहमियत ही न हो। दोनों अब अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। दोपहर का वक्त हो चला था और भूख भी अब तेजी से सताने लगी थी। लेकिन नौजवान का अंदाज अब भी वैसा ही था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह मुड़कर बोला, बड़े मियाँ, जरा तेज चलिए, हमारा सफर अब खत्म होने वाला है। और फिर कुछ ही देर में वह घड़ी भी आ गई। दोनों अपने गंतव्य यानी चांदनगर गांव में दाखिल हो गए। बूढ़ा थका हारा था, लेकिन मंजिल की दस्तक ने थोड़ी राहत दी।
मगर उसके दिल में अभी भी उस नौजवान को लेकर कई सवाल थे जिन्हें वह पूछ नहीं सका। बड़े मियाँ ने नौजवान से कहा, चलो बेटा, मेरे साथ मेरे घर पर चलो। मेरे घर में मेरी बेटी है, वो बहुत अच्छा खाना पकाती है। आज के दिन तुम मेरे मेहमान हो। ये बात बूढ़े आदमी ने रस्मन कही थी, जैसे कि मेहमान नवाजी की परंपरा निभा रहा हो। मगर नौजवान जो वहीं अलविदा लेने के लिए खड़ा था, मुस्कुराते हुए बोला, बड़े मियाँ, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मुझे जल्द से जल्द अपने उस रिश्तेदार से मिलना है। मैं उसके घर भी नहीं ठहरूंगा। अगर ठहरना ही पड़ा तो यहीं किसी छोटी मोटी सराय में रात गुजार लूंगा। बूढ़ा, जो पहले ही सफर में नौजवान की अजीब हरकतों से भीतर ही भीतर झुंझलाया हुआ था, थोड़ा तल्ख लहजे में बोला, ठीक है जवान, जैसे तुम्हारी मर्जी। अब हम एक दूसरे से रुखसत होते हैं। सफर अच्छा कटा। वह अलविदा कहकर मुड़ा ही था कि नौजवान ने फिर आवाज दी, बड़े मियाँ, जाते जाते एक बात और सुनते जाइए। बूढ़ा ठिठक गया और बोला, वो क्या? नौजवान बोला, जब घर में दाखिल होना तो दरवाजे पर दस्तक जरूर दीजिएगा और जरा सा खांस लीजिएगा, ताकि घर वालों को आपकी आमद का पता चल जाए। बूढ़ा थोड़ा मुस्कुराया और बोला, अच्छा मियाँ, तुम्हारी नसीहत पल्ले से बांध लेता हूं। तुम ठहरे अक्लमंद, अब मुझे इजाजत दो। वह मन ही मन हंसा, कैसा अजीब आदमी है। मैं अपने ही घर जा रहा हूं, क्या मुझे वहां दस्तक देने और खांसने की जरूरत है? मगर वह अब उस नौजवान से जल्दी पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने विदा ली और अपने घर की ओर रवाना हो गया, जबकि नौजवान अपने रास्ते पर निकल पड़ा। जब बूढ़ा अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा और जैसे ही उसने चाबी निकालकर ताला खोलना चाहा, अचानक उसे नौजवान की कही वो बात याद आ गई, दस्तक देना और खांसना मत भूलिएगा। वह फिर से मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन न जाने क्या सोचकर उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और फिर हल्की सी खांसी भी कर दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। सामने उसकी बेटी गुलनार बानो खड़ी थी। बूढ़ा बोला, अरे बेटा, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? गुलनार ने सलाम किया और जवाब दिया, अब्बा जान, मैं नहा रही थी। आपके दरवाजे पर दस्तक देने और खांसने से मुझे पता चल गया कि आप आए हैं, वरना शायद मैं सुन ही नहीं पाती। बूढ़ा जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ तो हल्का झल्लाते हुए बोला, आज तो बेटी दिमाग कुछ पहले ही खराब हो गया है। उसकी बेटी गुलनार बानो, जो सहन में चारपाई बिछा रही थी, फौरन चिंतित होकर बोली, अब्बा जान, खैरियत तो है? बूढ़ा बैठते हुए बोला, अरे बेटा, क्या पूछती हो? रास्ते में एक अजीब किस्म का नौजवान मिल गया था, सफर में हम सफर बन गया और फिर। ये कहते कहते बूढ़े ने पूरे सफर की दास्तान शुरू से लेकर आखिर तक अपनी बेटी को सुना दी। छतरी वाला वाकया, पेड़ पर चढ़ना, नदी पार करना और आखिरी नसीहत तक। गुलनार बानो बड़ी दिलचस्पी से हर बात सुनती रही। नौजवान की हर अजीब सी लगने वाली बात भी उसे बड़ी समझदारी भरी महसूस हो रही थी। जब बूढ़ा किस्सा खत्म कर चुका तो गुलनार ने हल्के से पूछा, अब्बा जान, वो नौजवान अब कहाँ गया? बूढ़े ने बताया कि वो अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गया है, मगर बड़ा खुददार था। कह रहा था कि अगर रात गुजारनी पड़ी तो सराय में गुजारूंगा, मगर रिश्तेदार के घर नहीं ठहरूंगा। लड़की थोड़ी देर सोच में पड़ गई, फिर धीरे से बोली, अब्बा जान, अगर मैं कुछ कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बूढ़ा हंसते हुए बोला, नहीं बेटी, तुम कहो और मैं बुरा मानूं? मुझे पता है कि तुम बहुत समझदार हो। गुलनार बोली, अब्बा जान, वो नौजवान बेवकूफ नहीं था, बल्कि बहुत अक्लमंद था। बूढ़ा थोड़ा चौंका और हैरानी से बोला, अक्लमंद? वो कैसे बेटी? गुलनार बानो समझदारी से बोली, अब्बा जान, आपने सबसे पहले यही तो बताया कि दोपहर को आप लोग एक घने सायेदार दरख्त के नीचे बैठकर खाना खाने लगे, लेकिन उस नौजवान ने उसी वक्त छतरी खोल ली। आपको वो बात बेवकूफी लगी, मगर सोचिए, दरख्तों पर चिड़ियों के झुंड बैठे होते हैं। अगर किसी परिंदे ने ऊपर से कुछ गिरा दिया होता, जैसे मल, तो खाना खराब हो सकता था या आपका लिबास गंदा हो जाता। उस नौजवान ने छतरी खोलकर दरअसल खाने और खुद को बचाने की एहतियात बरती थी। यह बेवकूफी नहीं, दूरंदेशी और समझदारी थी। बूढ़ा यह बात सुनकर हैरान रह गया। बोला, हाँ बेटी, तुमने बात तो बहुत पते की कही है, मगर देखो ना, हम किसी दरख्त के नीचे बैठकर भी तो रात बसर कर सकते थे। फिर मुझ जैसे कमजोर बूढ़े आदमी को वो दरख्त के ऊपर क्यों चढ़ा ले गया? गुलनार बानो मुस्कुराकर बोली, अब्बा जान, मैं फिर कहती हूं कि वो बेवकूफ नहीं, बहुत समझदार था। आप खुद सोचिए, आप एक खतरनाक जंगल से गुजर रहे थे
जहां रात के वक्त जंगली जानवर, सांप, बिच्छू या कोई दरिंदा हमला कर सकता था। ऐसे में अगर आप जमीन पर सोते तो आपकी जान को खतरा हो सकता था। इसलिए उस नौजवान ने अक्लमंदी से काम लिया और दरख्त के ऊपर रात बिताने को तरजीह दी। बूढ़ा उसकी बात सुनकर फिर सोच में पड़ गया। उसने धीरे से सिर हिलाया और बोला, बात तो ठीक है, मगर बेटी, एक बात तो माननी पड़ेगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना अजीब आदमी नहीं देखा। सोचो, नए जूते पहनकर वो नदी के पानी में उतर गया। हमने तो जूते उतार लिए थे, लेकिन उसने तो उन्हें भी नहीं निकाला। लड़की मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, अब्बा जान, यही तो उसकी समझदारी थी। नए जूते इंसान की जान से ज्यादा कीमती तो नहीं होते। अगर वह जूते उतारने में वक्त लगाता या पानी में पैर फिसल जाता तो गिरकर चोट खा सकता था। उस कठिन इलाके में जरा सी चूक खतरनाक हो सकती थी। इसलिए उसने सोच समझकर ही जूते पहने पहने नदी पार की। बूढ़ा बेटी की बातों से गहराई में डूबता जा रहा था। कुछ पल खामोश रहकर फिर बोला, वाकई वो नौजवान तो बहुत समझ वाला था। गुलनार बानो ने हौले से कहा, जी अब्बा जान, और मैं चाहती हूं कि आप कल रात के खाने पर उसे अपने घर जरूर बुलाइए। बूढ़ा कुछ सोचकर बोला, मगर बेटी, मुझे क्या मालूम कि वो अभी भी अब्दुल कदीर के घर पर है या गांव से जा चुका है। लड़की आत्मविश्वास से बोली, अब्बा जान, उसने खुद कहा था कि वह रिश्तेदार के घर नहीं ठहरेगा और रात किसी सराय में गुजारेगा। आप सुबह जाकर सराय में देखिए, वह जरूर मिल जाएगा। आखिर वह हमारे गांव का मेहमान है और मेहमान को यूं ही जाने देना ठीक नहीं। आप उसे जरूर खाने पर बुलाइएगा। बूढ़ा, जो पहले ही अपनी बेटी की अक्लमंदी का कायल था, उसकी बातों से और भी प्रभावित हो गया। मुस्कुराते हुए बोला, जरूर बेटा, मैं सुबह ही सराय जाऊंगा और उस लड़के को कल शाम के खाने पर जरूर दावत दूंगा। मेरे ख्याल से कल रात का खाना सबसे बेहतर रहेगा। गुलनार बानो ने सिर हिलाकर जवाब दिया, जी हां अब्बा जान, बिल्कुल ठीक रहेगा। सुबह सवेरे बूढ़ा आदमी सराय की तरफ चल पड़ा। गांव में एक ही पुरानी और छोटी सी सराय थी, इसलिए उसे उस नौजवान को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई। नौजवान उस वक्त अपने किसी रिश्तेदार के घर जाने की तैयारी कर रहा था। जैसे ही बूढ़े ने उसे देखा और आवाज दी, वह मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ा। बूढ़ा आदमी भी खुश नजर आ रहा था। उसने नौजवान से कहा, बेटा, मैं तुम्हें रात के खाने पर अपने घर बुलाने आया हूं। नौजवान ने विनम्रता से शुक्रिया अदा किया और माजरत चाहते हुए कहा, बड़े मियाँ, आप बहुत मेहरबान हैं, लेकिन मुझे जल्द ही वापस जाना है। बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, ये दावत मेरी नहीं, मेरी बेटी की ख्वाहिश है। तुम हमारे गांव के मेहमान हो, इसलिए कम से कम एक बार तो हमारे घर आओ। रात का खाना हमारे साथ खा लो, उसके बाद चाहे सराय में जाकर रात गुजार लेना, सुबह लौट जाना। चारों नाचार नौजवान को बूढ़े की पेशकश कबूल करनी पड़ी। वह हामी भर गया। बूढ़ा बहुत खुश होकर अपने घर लौटा और आते ही अपनी बेटी गुलनार बानो को बताया कि नौजवान ने दावत मंजूर कर ली है। गुलनार बानो ने उसी वक्त शाम के खाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने खास तौर पर बढ़िया सा सालन बनाया, रोटियां तैयार की और पूरे घर को साफ सुथरा किया। शाम ढलने लगी और रात का वक्त आ गया। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ा खुद दरवाजा खोलने गया और नौजवान का इस्तकबाल करते हुए बड़ी इज्जत से अंदर लाया। उसे मेहमान खाने में बिठाया और फिर पर्दा गिरा दिया, जैसा उस जमाने की तहजीब थी। बूढ़े के घर में एक जज्बाती सा मुलाजिम भी रहता था। उस वक्त बूढ़ा और नौजवान अलग अलग विषयों पर बातचीत करने लगे, सफर, इल्म, जमाना, इंसान की फितरत। मगर बूढ़े ने किसी भी तरह से अपनी बेटी के जिक्र का कोई संकेत नहीं दिया। वह भीतर ही भीतर नौजवान की अक्लमंदी से प्रभावित था और थोड़ा शर्मिंदा भी कि सफर के दौरान उसने उसकी बातों को समझने में देरी कर दी थी। इधर गुलनार बानो ने जब खाना पूरी तरह तैयार कर लिया तो उसने अपने मुलाजिम को बुलाया। उसके हाथ में रोटियां और सालन पकड़ाया और धीमे स्वर में कहा, जब तुम उस नौजवान के सामने यह खाना लेकर जाना तो उसके सामने यह चंद अशार जरूर कहना। चांद की 14वीं रात और आसमान पर तारे घने घने, चार मस्जिद के चारों कोनों में खड़े खड़े। मुलाजिम ने अदब से सिर हिलाया, शेर याद किया और धीरे धीरे मेहमान खाने की ओर बढ़ा। रास्ते में जब मुलाजिम लजीज खाने की खुशबू के साथ जा रहा था तो उसका दिल ललचाने लगा। सालन की खुशबू उसे रोक नहीं पाई। उसने चुपके से एक एक करके बोटियां निकालकर खा ली और उसमें से एक रोटी भी चट कर गया। फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वह मेहमान के सामने खाना रखकर खड़ा हो गया।
और गुलनार बानो का कहा हुआ शेर पढ़ा। चांद की 14वीं रात और आसमान पर तारे घने घने, चार बुर्ज मस्जिद के चारों कोनों में खड़े खड़े। नौजवान ने शेर सुनकर हल्की मुस्कान के साथ खाने की तश्तरी की ओर गौर से देखा। उसने सालन में बोटियों की कमी को भी महसूस किया और रोटियां भी गिनी। फिर वह मुलाजिम की ओर देखते हुए बोला, अपनी मालकिन से जाकर कहना, चांद की 14वीं रात और आसमान पर तारा कोई कोई, चार मस्जिद के और उनमें से एक गिरा हुआ। मुलाजिम ने वह शेर याद किया और वापस जाकर गुलनार बानो को सुना दिया। गुलनार बानो, जो पहले से ही होशियार और समझदार लड़की थी, तुरंत समझ गई। उसने कड़े स्वर में मुलाजिम से पूछा, सच सच बता, क्या तूने सालन से बोटियां निकाली और एक रोटी भी खा ली? यह सुनकर मुलाजिम का रंग पीला पड़ गया। वह थर थर कांपने लगा और हैरानी में पड़ गया कि मालकिन को यह सब कैसे पता चला। जब नौजवान खाना खाकर विदा हो गया तो गुलनार बानो ने अपने पिता के सामने उस मुलाजिम को बुलवाया और जमकर डांटा। चोरी की सजा के तौर पर उसने उसे नौकरी से निकाल दिया। फिर वह अपने अब्बा से बोली, अब्बा जान, मैंने शेर के जरिए उस नौजवान को यह पैगाम दिया था कि 4 रोटियां हैं और सालन बोटियों से भरा हुआ है, लेकिन जवाब में उस नौजवान ने शेर के जरिए बताया कि एक रोटी कम है और सालन में से बोटियां गायब हैं। बस यहीं से मुझे चोरी का पता चला और मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। बूढ़ा यह सब सुनकर हैरान भी हुआ और दिल ही दिल में गर्व से भर भी गया। उसने अपनी बेटी की अक्लमंदी और उस नौजवान की फहमी पर वाह वाह किया और कहा, बेटी, मेरे ख्याल में जिस तरह से तुम समझदार हो, उसी तरह वह नौजवान भी बहुत अक्लमंद है। यह सुनकर गुलनार बानो ने शर्म से अपना सर झुका लिया। बूढ़ा अपनी बेटी की बातों और शर्मीले अंदाज को देखकर मुस्कुराया और प्यार से बोला, बेटा, मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए इससे समझदार और बेहतर लड़का कोई नहीं हो सकता। अगर तुम ये बात मान लो तो क्या मैं उस लड़के से बात करूं? गुलनार बानो शर्म से लाल पड़ गई और धीरे से बोली, अब्बा जान, जैसे आपकी मर्जी। बूढ़े ने जरा भी देर न करते हुए कहा, वो नौजवान आज यहां से रुखसत हो जाएगा, मुझे अभी उससे मिलना होगा। इतना कहकर वह तुरंत सराय की ओर दौड़ पड़ा। वहां पहुंचते ही उसने नौजवान को देखा और गहरी नजरों से उसकी ओर देखते हुए बोला, नौजवान, मेरी एक ही बेटी है। जो कुछ मेरे पास है वो सब उसी का है। तुम्हारी नेक नियति, अक्लमंदी, समझदारी और शराफत का मैं दिल से कायल हो गया हूं। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। क्या तुम मेरी बेटी का हाथ थामना पसंद करोगे? वह नौजवान, जो पहले ही गुलनार बानो के लजीज खाने, तहजीब और अक्लमंदी से प्रभावित था, फौरन खुश होकर बोला, बड़े मियाँ, आप जैसे बुजुर्ग का यह सम्मान मेरे लिए फख्र की बात है। मैं अपने घर जाकर अपने वालिदैन को लेकर जरूर लौटूंगा। कुछ रोज बाद अपने वादे के मुताबिक वह नौजवान अपने माँ बाप के साथ गुलनार बानो के घर आया। दोनों परिवारों ने खुशी खुशी आपसी बातचीत की और रिश्ता तय हो गया। फिर चंद दिनों में पूरे गांव में धूमधाम से गुलनार बानो की शादी उस अक्लमंद नौजवान से कर दी गई। उसके बाद दोनों, गुलनार और उसका हमसफर, जो अक्लमंदी, समझदारी और मोहब्बत का खूबसूरत संगम थे, हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे। उनका रिश्ता सिर्फ निकाह का नहीं, बल्कि 2 समझदार दिलों की बेमिसाल कहानी बन गया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।